हाँ, चलो देखो बेटा अभी इधर देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात की थी। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था बेटा रुदरफोर्ड ने, किसके ऊपर? गोल्ड प्लेट के ऊपर। और मैंने बताया आपको कि गोल्ड प्लेट क्यों यूज की थी, क्योंकि गोल्ड प्लेट का जो न्यूक्लियस था वो हेवी था, और वो जो गोल्ड है बेटा वो नोबेल मेटल है। क्या है? नोबेल मेटल। क्लियर है? ये बात हमने देखी थी। उसके बाद में कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उसने ऐसे देखा कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस पास हो रही थी किसमें से? गोल्ड फॉइल में से। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन अबाउट 99.9% रेडिएशन पास हो रही थी उस गोल्ड फॉइल में से। ठीक है, कुछ रेडिएशन जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ रेडिएशन बेटा लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, और कुछ रेडिएशन दैट इज 12,000 बोलो या 20,000 में से कुछ रेडिएशन बेटा बाउंस बैक कर रही थी बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो उस पर से उसने ऐसे कंक्लूड निकाला। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी रेडिएशंस की, तो जैसे ही उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी बेटा इंसिडेंट रेडिएशंस की, वैसे नंबर ऑफ रेडिएशंस जो बाउंस बैक हो रहे थे उनका नंबर्स बढ़ गया। तो उस पर से उसने कंक्लूड निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो क्या है? एम्प्टी है। और दूसरा कंक्लूजन ये था कि दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव थे। अल्फा पार्टिकल क्या थे? पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स और द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड इन अ स्मॉल रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस बाय रुदरफोर्ड। किसने बोला था वो? रुदरफोर्ड। न्यूक्लियस किसने बोला था बेटा? रुदरफोर्ड साहब। दिस आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए बेटा उसे बोला जाता है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। क्या बोलते हैं उसे? रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ये बात हम देख चुके हैं। दूसरी बात उसने क्या बोला था कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड दी बेटा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होगा। दूसरी बात क्या उसने बोला था कि न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी होता है। नेक्स्ट क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो एनर्जी लॉस करेगा क्या? नहीं करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक बात कर चुके हैं हम। उसके बाद में हमने ड्रॉबैक्स की बात की थी। ड्रॉबैक्स में बेटा वो न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैंने बोला था आपको मैक्सवेल की थ्योरी आई थी बेटा, क्लासिकल थ्योरी, जो कि 1817 के आसपास आई थी। उसने बोला था पार्टिकल बेटा मोशन में होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? लॉस करता है। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और मोशन में है तो क्या करेगा? एनर्जी को लॉस करेगा। एनर्जी लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे दूर था बेटा तो न्यूक्लियस के करीब आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आ जाएगा कि न्यूक्लियस में आके बैठ जाएगा। उसे क्या बोला था हमने? न्यूक्लियर कोलैप्स। क्या बोला था? न्यूक्लियर कोलैप्स। तो न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन कर पाया था रुदरफोर्ड? नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। क्या स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन कर पाया था? नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता पाया? उसने तो बोल दिया ना, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो कितनी एनर्जी से घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? जब न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी के बारे में भी उसको क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। अब उसने तो ये बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड और फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसे बोहर ने ऑर्बिट कहा। तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बता पाया था? वो नहीं बता पाया था। तो इन सारी चीजों की वजह से उसको क्या कर दिया गया था? डिस्कार्ड कर दिया गया था। अब बात करेंगे हम, और मैंने ये भी बताया आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो जब बेटा कब हम न्यूक्लियस को लेते हैं, कोई हेवी न्यूक्लियस के लेते हैं, जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट होगा तो अल्फा पार्टिकल पहुंच पाते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? या डिविएट हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं तो उतना जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, उसे हमने क्या बोला था? डोका। डोका का मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे ही उसे आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ जैसे आएगा बेटा अच्छे से बता दूंगा क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है और बॉन्ड लेंथ कब कहते हैं हम उसे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वंडरवॉल रेडियस हो जाए, आयोनिक रेडाई हो जाए या फिर कोएलन रेडाई, ये सारी बात करेंगे। अब उससे पहले हम देखने वाले हैं दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रुदरफोर्ड के कुछ लिमिटेशंस थे, उसी लिमिटेशंस को बेटा किसने ओवरकम किया? बोहर ने। तो उसे बोला गया दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को आल्सो कॉल्ड एज कहा जाता है दिस आर द प्लैनेटरी मॉडल। क्या बोलते हैं उसे? प्लैनेटरी मॉडल। लिख के दूंगा प्लैनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं तो उसे। अब उससे पहले सुनिए कि जब बोहर बेटा क्या कर रहा था, अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर रहा था, एटॉमिक मॉडल जब दे रहा था बेटा, तो क्या हुआ था? उससे पहले मैंने आपको बताया
कि 1817 में मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, कॉल्ड एज द क्लासिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं उसे? क्लासिकल थ्योरी। तो वो जो क्लासिकल थ्योरी है, दैट्स क्लासिकल थ्योरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। मतलब बोहर एटॉमिक मॉडल का यूज करके, क्लासिकल थ्योरी का यूज करके किया, जिसे बोला जाता है, सुनिए दोबारा से बोलता हूं बेटा, बोहर के एटॉमिक मॉडल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है। मैक्सवेल इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर जो हमने बोला है कि क्लासिकल थ्योरी का इस्तेमाल करके, क्लासिकल थ्योरी को बेस बना के बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल दिए। तो उसमें उसने दो डेवलपमेंट यूज किए क्लासिकल थ्योरी की। पहला डेवलपमेंट है बेटा, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। कौन सा है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा रिगार्डिंग टू द और बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दोबारा से सुनो, क्लासिकल थ्योरी में बेटा एक साइंटिस्ट नहीं था मैक्सवेल के साथ में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर बेटा क्लासिकल थ्योरी दी थी। क्लियर है? तो उस क्लासिकल थ्योरी में एक दो इंपॉर्टेंट और दो डेवलपमेंट्स है बेटा, उसी दो डेवलपमेंट का यूज करके बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, उसे बोलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। अब वो कौन से डेवलपमेंट थे जिसका बेटा सहारा लिया किसने? बोहर ने। तो पहला क्या बोला मैंने आपको? बोलो, पहला बोला बेटा, क्या बोला पहला? सबसे पहले बताइए क्या बोला? दैट इज क्या बोला? दैट इज द क्वांटा, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उससे पहले क्या बोला? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो होती है, रेज जो होते हैं बेटा, उसका ड्यूअल, हाँ, तो ड्यूअल का मतलब होता है, क्या होता है? दो होता है। देखो अब ड्यूअल कैरेक्टर मतलब कौन सा? एक होता है उसमें वेव कैरेक्टर और दूसरा होता है सन से जो रेडिएशंस आ रही है, अर्थ तक पहुंच रही है। पहले सुन लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सन से बेटा जो रेडिएशंस पहुंच रही है अर्थ तक के, रेडिएशंस का ड्यूअल कैरेक्टर है, या वेव नेचर भी है और उसके अंदर पार्ट कि बेटा वो जो रेडिएशंस आ रही है उस रेडिएशंस का नेचर वेव ही होगा, पार्टिकल नहीं होगा। मैं बताऊंगा ना आपको एक्सप्लेन करके कि पार्टिकल नेचर कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है वेव का, या रेडिएशन का वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन करते हैं करके, कैसे प्रूव किया गया, सारी बात करेंगे। तो दो बातें समझ में आ गई आपको कि बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए बेटा दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोन्स्ट्रेशन और द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले बात करेंगे व्हाट इज ड्यूअल नेचर, क्या होता है, वेव क्या होती है, वेव के टाइप क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स किसे कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव किसे कहेंगे, और वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, शुरू करें फिर। अभी बेटा हम बोहर की बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल देयर इज अ टू डेवलपमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोन्स्ट्रेशन और द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? तो देखो बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, बोहर एटॉमिक मॉडल बाद में देखेंगे, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले बात करेंगे कि बोहर ने किसको, कहां पे क्लासिकल थ्योरी को कैसे यूज किया था। ठीक है, इधर देख लीजिए, इधर देखो बेटा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं बोहर एटॉमिक मॉडल, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक, बेटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें छोटी छोटी चीजें भी है। अगर आपने यहां से ध्यान हटा दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपको आगे एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखेंगे, प्रॉब्लम होगी फिर आपको। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से पढ़ाओ। दोबारा से बता दूंगा मैं, वो बात नहीं है, लेकिन अगर आप अभी से फोकस दोगे, छोटी छोटी बातों पर दोगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी चीजें। ठीक है, सो दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल, दैट्स बोहर एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय द बोहर। नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बोहर ने किया था बेटा। ठीक है, इधर देख लीजिए। उससे पहले ये देखिए, मैंने अभी आपको ये बोला दैट इज द टू डेवलपमेंट्स that is two developments play a important role, that is play important role in the formulation of which model, बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर मॉडल।
क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब सवाल ये है कि वो दो फॉर्मुलेशन कौन से है? पहला फॉर्मुलेशन है, सीधा बेटे, दैट इज पहला फॉर्मुलेशन क्या है बेटा? बोलो, क्या बोला था मैंने? दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन है या रेज है बेटा, उसका कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब ये ड्यूअल नेचर कौन सा है? देखो इधर, वेव नेचर, वेव एज वेल एज कौन सा बोला? पार्टिकल। मतलब जो रेडिएशंस आती है उसमें ऐसा नहीं कि वेव्स ही होते हैं, उसमें उसका वेव नेचर भी होता है और उसका कौन सा नेचर भी होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव का पार्टिकल नेचर बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाऊंगा दोनों भी आपको। डीपीपी में, फर्स्ट डीपीपी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन थे, आप बोल रहे थे कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, नहीं हुआ बेटा, अभी बस आने वाला है, ठीक है, वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। इधर देखो बेटा, सो दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। सो दैट इज रेडिएशंस में कौन कौन सा नेचर होता है बेटा? वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन है बेटा, दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, या स्पेक्ट्रा बोलिए या स्पेक्ट्रम बोलिए। दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेस ऑन, और ये किस पे बेस है बेटा? बेस ऑन क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे आप यहां पे? बोलो, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वांटाइजेशन तो आपको पता है, रिस्ट्रिक्शन को फिक्स कर देना, फ्लक्चुएशन को फिक्स कर देना, वैल्यू को फिक्स कर देना, उसी को क्या बोला जाता है? दैट इज क्वांटाइजेशन। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बहुत बताया मैंने, दैट इज अ फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। आप जैसे ह्यूमन बींग्स के बेटा फिंगरप्रिंट होते हैं, उसी तरीके से एटम के भी क्या होते हैं? फिंगरप्रिंट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, बारकोड होता है, बारकोड होता है, रेनबो होता है। रेनबो क्या है? एक स्पेक्ट्रम ही तो है। तो एटम का भी क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। अब एटम का स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एटम्स क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, और कुछ वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। तो उसके वजह से बेटा क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम बन जाता है। जैसे रेनबो बनता है बेटा, रेनबो को स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी तरीके से क्या होता है? एटम का भी या एलिमेंट का भी क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है, उसे बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेस ऑन दी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन तो समझता है ना आपको, एनर्जी का फ्लक्चुएशन को बेटा फिक्स कर देना। मतलब जो सन से जो रेडिएशंस आ रही है, सन से जो रेडिएशंस आ रही है बेटा, उसमें जो है उस रेडिएशन में एनर्जी होगी। समझ में आ रही ना? मान लो हम एनर्जी का यूनिट मान लेते हैं, तो एक लेंगे, कोई भी, आपको पता है एनर्जी के कौन कौन से यूनिट है? जूल है, किलो जूल है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? दीज आर द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी। तो वो एनर्जी जो आती है बेटा एक स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। समझ में आ रही है ना? जैसे आप बेटा, आप कोई चॉकलेट्स खरीदते हो या फिर आप बिस्किट खरीदते हो, तो उसका ही बेटा जो एनर्जी आती है लाइट से या सन से बेटा, वो एक पैकेट के फॉर्म में आती है। जैसे कि एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पांच पैकेट। समझ में आ रही सबको? ऐसे नहीं आएगा कि 1.5 पैकेट आ जाएगा, पौने 2 पैकेट आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इसी को क्या कहते हैं हम? रिस्ट्रिक्शन या फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन को फिक्स कर दिया हमने, या तो एन आएंगे बेटा या एन के इंटीजर आएंगे, उसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कैसे आती है एनर्जी। जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उसे क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं, या उसे फोटोन कहते हैं। ये भी पढ़ाऊंगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है? तो पहले सुन लीजिए कि यहां पे जो ड्यूअल नेचर देखने वाले हैं हम रेडिएशंस का, उसके बाद में क्या बात करने वाले हैं हम? एटॉमिक स्पेक्ट्रम रिगार्डिंग टू दी, दैट इज बेस्ड ऑन दी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी के कौन से दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करता है? पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और दूसरा है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन दी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में दिए जाएंगे, ऐसा सबको समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट और कोई और दे देंगे, चौथा स्टेटमेंट और कोई दे देंगे, और नन ऑफ दी अबव दे देंगे। तो पूछा जाएगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसे पूछा जाएगा, इसलिए बेटा एक बार नहीं 2-2 बार आपको बता रहा हूं ये चीजें मैं, ठीक है? अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, यहां पे देख लीजिए बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम बात करेंगे वेव नेचर एज वेल एज दी किसकी? पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज वेव, व्हाट इज वेव। तो जरा बताइए आप मुझे कि किसे कहते हैं वेव। आपको क्या लगता है कि अगर मैं जब वेव की बात कर रहा हूं या वेव बोल रहा हूं बेटा, तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज वेव? क्या होगा वेव? क्या बोलेंगे? हाँ,
लहरें, क्या बोलेंगे, लहर आती है। कैसे प्रोड्यूस होती है लहर? हाँ, पानी में प्रोड्यूस होती है। जब आप बेटा उसमें पत्थर या आप छोटा या बड़ा पत्थर मारते हो तो उसके अंदर क्या डेवलप होना शुरू हो जाती है, लहर है। तो जो लहर होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा, वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वेव। तो होता क्या है, वेव क्या है? वेव बेटा क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जैसे कि आपने एक रोप लिया और रोप को आप उस तरीके से आप ऊपर नीचे जब करोगे तो उसके अंदर भी वेव जनरेट हो जाती है, रिपल्स। रिपल प्रोड्यूस इन रोप्स, दिस आर आल्सो क्या हो जाती है, वेव्स। रिपल प्रोड्यूस इन वाटर, वाटर में जो रिपल्स प्रोड्यूस हो रही है उसी को क्या कहते हैं हम, वेव। तो जब वेव प्रोड्यूस होती है तो होता क्या है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिशन होता है। किसका ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी का। किसके फॉर्म में होता है, वेव के फॉर्म में। तो मतलब वेव क्या है, वेव इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी in which energy is transmitted from one location to other location। बस हो गया। wave is a mode of energy, transmission of energy from one location to another location, उसी को क्या बोलते हैं हम, wave बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि wave nothing but the energy, wave nothing but the energy। wave कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। तो वेव की डेफिनेशंस क्या होगी यहां पे, इधर देखिए आपको लिख के बताता हूं बेटा डेफिनेशन ऑफ वेव। सो वेव इज अ मोड ऑफ, बोलो क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम वन लोकेशन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, अनदर लोकेशन। अब ये सवाल ये है कि ये जो वेव्स है, ये जो ट्रांसमिट हो रही है, क्या इसे मीडियम की जरूरत है? क्या ये विदाउट मीडियम जा सकती है, जैसे कि स्पेस में या फिर वैक्यूम बोलिए आप? तो बेटा ये स्पेस में से भी ट्रैवल करती है और वैक्यूम में से भी ट्रैवल करती है। सबको समझ में आ रहा है? देखो, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। अब ये जो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या ये मीडियम की जरूरत पड़ती है इसे? बिल्कुल पड़ती है। कुछ वेव्स ऐसी है जिन्हें मीडियम की जरूरत पड़ती है, कुछ वेव्स ऐसी है बेटा जो स्पेस में भी ट्रैवल कर जाती है, वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर जाती है। तो ऐसी रेस जिन्हें बेटा, ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की जरूरत बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। उनके प्रोपैगेशन के लिए, उनके प्रसारण के लिए बेटा मीडियम की अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें बोलेंगे मैकेनिकल वेव। हाँ, अगर मान लीजिए मीडियम की जरूरत नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है बात यहां पे? सो दैट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन थ्रू। अब ये किसमें से होगा बेटा, थ्रू, बोलो, थ्रू मीडियम, थ्रू मीडियम और क्या बोलेंगे, बोलो, और स्पेस। और क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे, स्पेस। और स्पेस को ही बेटा आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वैक्यूम। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, स्पेस में कुछ होता है क्या, कोई एटमॉस्फेयर होता है क्या, नहीं होता है ना, वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम लीजिए या स्पेस ले लीजिए जिसमें से एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा बेटा वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, उसी को क्या कहेंगे हम, बोलो, इज कॉल्ड एज, बोलो रे, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे, वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेव। अब मैंने ये बोला आपको कि वेव जो है वो दो तरह की होती है। वेव क्या होती है बेटा, दो तरह की वेव होती है। अब एक वेव वो है, अब आपको ये तो क्लियर है ना कि वेव मीडियम में से भी जा सकती है और स्पेस में से भी ट्रैवल कर सकती है। तो क्या दोनों वेव सेम होगी, जो मीडियम में से जाए या जो स्पेस में से जाए? तो नहीं बेटा। ऐसी वेव्स जो मीडियम की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है उसे बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। देखो, सो वेव के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला टाइप क्या होगा, बोलो बेटा, दैट इज मैकेनिकल वेव। क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वेव। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन मैकेनिकल वेव। पहला हो जाएगा मैकेनिकल वेव, दूसरा हो जाएगा नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है बात, यहां पे सबको समझ में आ रहा है? इधर देखिए आप, अगर मैकेनिकल वेव्स है, सो दैट इज मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम, मीडियम, जिसको मीडियम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी बेटा, मीडियम। किस लिए, प्रोपैगेट होने के लिए। प्रोपैगेट का मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरी जगह पे।
या उसे हिंदी में बोलते हैं प्रसारण, विविध भारती प्रसारण नहीं है, ठीक है, ये आकाशवाणी का प्रसारण नहीं है बेटा। सो दैट इज द प्रसारण की भी बात करेंगे हम, कैसे प्रसारण कैसे होता है, तो जो प्रोपैगेशन जिसे बोलते हैं बेटा, आपने देखा सुना होगा रेडियो में, जो कोई भी आप स्टेशन सुनते होंगे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, आपको जो कोई भी पता होगा, ठीक है। इधर देख लीजिए, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपैगेट, टू प्रोपैगेट, जिसको मीडियम की जरूरत होगी प्रोपैगेट होने के लिए, उसे क्या कहेंगे, दैट इज वेव, विच वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड द मीडियम टू प्रोपैगेट एंड नॉन मैकेनिकल वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, बोलो यहां पे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपैगेट, जिसको मीडियम की जरूरत होगी उसे बोलेंगे आप मैकेनिकल वेव्स, और जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होगी प्रोपैगेट होने के लिए उसे क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप पानी के अंदर बेटा, पानी रुका हुआ है, आपने पत्थर मार दिया तो वहां पे वाटर में रिपल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वहां पे जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है वो मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल है, मैकेनिकल है, क्योंकि मीडियम क्या है वहां पे, वाटर है, सबको समझ में आया ना। तो रिपल इन वाटर इज अ मैकेनिकल वेव्स, रिपल इन वाटर इज अ मैकेनिकल वेव्स, और दैट इज रिपल प्रोड्यूस इन रोप्स, दिस आर आल्सो मैकेनिकल वेव, क्योंकि रोप क्या है वहां पे, मीडियम है। आपको समझ तो आ रही ना बात है बेटा, जिसे प्रोपैगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और मीडियम की जरूरत ना हो तो क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव। तो यहां पे एग्जांपल में देखो आप, यहां पे मैंने क्या बोला बेटा, बोलो रिपल प्रोड्यूस इन वाटर और रिपल इन वाटर, रिपल इन वाटर, रिपल इन वाटर, दिस आर द मैकेनिकल वेव्स। आल्सो बोलो, क्या बोला है यहां पे, बोलो रिपल इन रिपल इन रोप, रोप में, रस्सी में बेटा जो भी क्या आएंगे यहां पे, रोप में जो भी बेटा क्या आएंगे, रिपल आएंगे, वो क्या हो जाएगी, मैकेनिकल वेव। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर नॉन मैकेनिकल वेव्स की अगर बात करें तो दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दैट इज यूवी रेस। क्या इन्हें मीडियम की जरूरत है, नहीं है बेटा, विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर जाती है वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, सो इसे कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। यूवी रेस पता है ना आपको, जो सन से आती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो स्किन के लिए क्या होती है, डेंजरस होती है, हार्मफुल होती है, सबको पता है ये, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए आप, दैट इज आईआर होती है, क्या होती है, आईआर, आईआर तो सुना होगा ना आपने, आईआर, आईआर का मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड, क्या होता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होती है ना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होती है, जो क्या करती है पता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सिर्फ हीटिंग करती है, हीटिंग इफेक्ट होता है इंफ्रारेड की वजह से। आपने देखा होगा ना, आज से 10-12 साल पहले बेटा, ये जो लाइट है सीएफएल वगैरह या सीएफएल एलईडी लाइट नहीं थी, तो पीले बल्ब थे, 100 वैट के, 200 वैट के, 60 वैट के, पता है ना आपके पुराने घर में अगर हो गए तो आपको, उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो आईआर होती है, इंफ्रारेड। क्या करते हैं, रोशनी कम देते हैं और गर्मी ज्यादा करते हैं, पता है ना आपको। इसलिए आपने बेटा कभी कभार आप अगर खाने पीने की शौकीन है, अगर आप कहीं पे अगर चाट पे जाए होगे तो वहां पे पेटिस बनती है, पेटिस के ऊपर ऐसे लाइट लगे हुए होते हैं, गए कि नहीं, पेटिस पता है कि नहीं पता है, एक बड़ा तवा होता है उनका ऐसा, उस पर वो क्या रखते हैं, पेटिस रखते हैं, रखते हैं कि नहीं, और वो क्या होती है, अपने को लगता है गैस वो ऑन है, इसलिए वो क्या होता है, वो लाइट की वजह से गर्म रहता है, वो लाइट की वजह से क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि उसमें से कौन सी रेडिएशन निकलती है, इंफ्रारेड। अरे समझ में आया ना, हाँ, खाने पीने की चीजें जल्दी समझ में आती है ना। सो दैट इज यूवी रेज, आईआर रेज, दैट रिक्वायर मीडियम और डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब ये देखिए, ये तो अभी बोला मैंने आपको रेडियो वेव्स, क्या बोला बेटा, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स होता है ना, एफएम एएम वगैरह होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और खाने पीने की चीजें बाहर खा के आना, आपके पास खाना नहीं, ठीक है। अब बेटा उसको पेट में जो भी होगा निगल ले उसको, अब मुंह नहीं चबाना, दैट इज रेडियो वेव्स। क्या हो जाएगा, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स समझ में आ रहा है ना, एफएम होता है, एएम होता है, अभी तो बोला ना आपको कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, चारों रेडियो वेव्स होती है। लेकिन वेव से बेटा अगर हमें चेक करना है, आवाज निकालनी है, साउंड लाना है, तो हमारे पास में एक डिवाइस लगता है। वैसे नहीं, वैसे रेडियो वेव्स पे आपको रेडियो वेव्स के ऊपर से बेटा कोई स्टेशन ट्यून नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डिवाइस लगता है। जैसे आपने उस पर्टिकुलर डिवाइस की फ्रीक्वेंसी उस रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर दी, तो वैसे ही क्या हो जाता है, गाने बजना शुरू हो जाते हैं, है ना, सही है। तो दैट इज रेडियो वेव्स। क्या होती है, रेडियो वेव्स। सबको समझ में आ रहा है रेडियो वेव्स, हाँ, दैट इज द माइक्रोवेव्स। क्या होती है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, पता है ना माइक्रोवेव्स।
जो बेटा मोबाइल में होती है दैट इज माइक्रोवेव्स, रेडिएशन जो होती है वो टावर से निकलती है, तो वो कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स। आप घर में माइक्रो ओवन यूज करते होंगे, ओवन, हाँ ओवन करते कि नहीं करते? खाना गर्म रहने के लिए जो भी आप खाने पीने की चीजें रखते हो उसमें गर्म रहने के लिए, तो दैट इज माइक्रो ओवन। सो माइक्रोवेव्स क्या निकलती है उसमें से? माइक्रोवेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है, तो ये सारी की सारी बेटा कौन सी वेव्स है? नॉन मैकेनिकल वेव्स है। एक्सरेस ये क्या हो जाएगी? एक्सरेस। गामा रेस ये क्या हो जाएगी बेटा? एक्सरेस तो पता है ना, एक्सरेस। क्या किसी की हड्डी फसली टूट जाए तो एक्सरे कराते हैं, उसका कराते कि नहीं कराते? तो ये सारी वेव्स क्या होगी? नॉन मैकेनिकल वेव्स। अरे समझ में आ रहा ना? Those radiation which require medium to propagate उसे क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। एंड those radiation which do not require medium to propagate उसे क्या बोलेंगे बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर है? वेव क्या है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन थ्रू मीडियम और स्पेस, थ्रू अ मीडियम और स्पेस, उसे क्या बोलेंगे आप? वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेव। अब बेटा इनकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेव नंबर क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये सारी बातें पढ़ाऊंगा आपको। वैसे तो फिजिक्स में आती है लेकिन यहीं पे भी पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस आते हैं। वेवलेंथ आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, वेवलेंथ निकालेंगे, पूछेंगे वेवलेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे हम बात करने वाले हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में। सबसे पहले बात करेंगे बेटा वेवलेंथ की। किसकी बात करेंगे? वेवलेंथ। अब देखो बेटा वेव है तो वेव को क्या होती है? एक लेंथ होती है। वेव को जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ बताते हैं बेटा लैम्बडा से। किससे बताते हैं? लैम्बडा। ये एक एब्रीवेशन है बेटा, लैटिन वर्ड है, लैटिन एब्रीवेशन है, उसे क्या बोलते हैं हम? दैट इज लैम्बडा। और लैम्बडा बोले तो क्या होगा? वेवलेंथ होगी। क्या होगी? वेवलेंथ। क्लियर है? अब देखो मुझे एक बात बताइए, वेव जो है कैसे जाती है? तो ये तो सबको समझ में आ गया। वेव कैसे ट्रैवल कर रही है? वेव की तरह ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इधर ध्यान दो आप। सो दैट इज वेव। हाँ आप ही को बोला बेटा। सो दैट इज वेव जो है वो वेव की तरह ट्रैवल करेगी। कैसे ट्रैवल करेगी? इधर देखो, एक हमारे पास में एक सोर्स है, हमने माना एक सोर्स है। इधर देखो बेटा, एक सोर्स से वेव निकली, यहां से वेव निकली है, यहां से वेव निकली है बेटा। पीछे वाले बेटा, मैं पीछे आ जाऊंगा नहीं तो, ठीक है, ये पीछे वाले मान लीजिए यहां से बेटा एक सोर्स है, एक सोर्स से वेव निकली कुछ ऐसे। ठीक है, यहां से एक वेव निकली है। देखो ये सोर्स है, हमने माना है एक सोर्स है, इस सोर्स से क्या निकली है? वेव निकली है। तो देखो आपको क्या दिख रहा है यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि पहले वेव ऊपर जा रही है, बाद में नीचे जा रही है, बाद में ऊपर जा रही है, बाद में नीचे आ रही है। क्लियर है? तो जो हाइट है वेव की जो हाइट है, नजर आ रही है आपको वेव की हाइट? इस वेव की हाइट को कहते हैं क्रेस्ट। क्या बोलेंगे इसे? क्रेस्ट। क्या बोलेंगे रे? क्रेस्ट। किसको बोलेंगे क्रेस्ट? हाइट। हाइट किसकी हाइट? मेरी हाइट, वेव की हाइट। वेव की हाइट को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। तो ये भी तो क्रेस्ट ही होगा, ये भी तो क्या होगा बेटा? क्रेस्ट ही होगा। आ गया सबको समझ में? और जो वेव की जो डेप्थ है, वेव की जो डेप्थ है, जो खड्डा दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं बेटा ट्रफ। क्या बोलेंगे? TROUGH। क्या बोलेंगे? ट्रफ। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रफ हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रफ। आ गया सबको समझ में? वेव ऐसे जा रही है तो वेव पहले ऊपर जा रही है, बाद में नीचे आ रही है, या उल्टा बोलिए, पहले नीचे जा रही है, बाद में ऊपर जा रही है। तो वेव की जो हाइट है उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो वेव की जो डेप्थ है उसे क्या बोलते हैं? ट्रफ। उसे क्या बोलेंगे? ट्रफ। अब इधर देखो आपको, यहां पे जो ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट के बाद में क्या आएगा? ट्रफ आएगा। ट्रफ के बाद में क्या आएगा? क्रेस्ट आएगा। क्रेस्ट के बाद में ट्रफ। अल्टरनेटिवली ऐसे आते रहेगा, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। आ रहा है सबको समझ में? तो बेटा जब दो सक्सेसिव और दो नेबरिंग, अगर आपने क्रेस्ट ले लिया, ये वाले दो, इधर देखो आप, दो नेबरिंग क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वेवलेंथ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। आ रहा है सबको समझ में? इधर देखो बेटा, दो नेबरिंग बोले तो बाजू वाला, पड़ोसी। समझ में आ रही ना? जैसे कि आपके पड़ोस में वो बैठे हैं, ऐसे पड़ोसी, डायरेक्ट पड़ोसी चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं बेटा, इसका पड़ोसी ये नहीं होगा। आ रही ना बात सबको समझ में? डायरेक्ट पड़ोसी चाहिए। क्रेस्ट का क्रेस्ट और ट्राफ का ट्राफ। दो नेबरिंग और दो पड़ोसी, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा बेटा, ये वाला, दो क्रेस्ट के बीच का क्या रहेगा? डिस्टेंस। या दो सक्सेसिव ट्राफ के बीच का डिस्टेंस रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। आ रहा है सबको समझ में? ऐसा नहीं लेना है कि ये पहला क्रेस्ट और तीसरा क्रेस्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लेने का।
नेबरिंग समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एकदम डायरेक्टली जुड़ा हुआ, ऐसे नहीं कि नेबर का नेबर नहीं होना हमको, हमें नेबरिंग चाहिए। क्रेस्ट का पहला पड़ोसी जो होगा वो क्रेस्ट होगा, क्रेस्ट का पहला पड़ोसी क्रेस्ट होना चाहिए, तो वो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आप वेवलेंथ बोलेंगे, या दो ट्राफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। आ गया सबको समझ में? सो दैट इज हम क्या लिख सकते हैं वेवलेंथ, बोलो बेटा यहां से वेवलेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन, बोलो ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग, सही है ना, टू नेबरिंग, क्लियर है बात यहां पे, टू नेबरिंग, बोलो ना, टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्राफ, और क्या और लिखेंगे यहां पे आप, ट्राफ, दो नेबरिंग ट्राफ के बीच का या दो नेबरिंग बेटा क्रेस्ट के बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, उसे क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अब वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर वेवलेंथ अगर डिस्टेंस है बेटा, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, बोलो, अरे बोलो ना यार, क्या होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, नैनोमीटर होगा, पिकोमीटर होगा, एंगस्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्या होगा बेटा, दैट इज बोलो मीटर में, या फिर बोलो क्या किसमें, सेंटीमीटर, या फिर बेटा माइक्रोमीटर होता है ना, माइक्रोमीटर, ये लेंगे आप यहां पे माइक्रोमीटर, या फिर नैनोमीटर, या क्या लेंगे बेटा बोलो, या फिर लेंगे एंगस्ट्रॉन के बाद में या तो फिर पिकोमीटर। क्लियर है, ऐसे ले सकते हो आप, सबको समझ में आ रहा है ना रे, कि बेटा जो वेवलेंथ है एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है वो गिना जाता है, मेजर किया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर। अब देखो क्या होता है, हर बार आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो आपको एंगस्ट्रॉन में देंगे और मीटर में आंसर पूछ लेंगे, पिकोमीटर में देंगे, एंगस्ट्रॉन में आंसर पूछ लेंगे, तो आपको कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, सो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, सही है ना, अरे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है ना, सही है, और विच इज इक्वल टू होता है बेटा दैट इज 10 टू दी पावर 6 माइक्रोमीटर, 10 टू दी पावर 6 माइक्रोमीटर, और 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर। किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर 6 माइक्रोमीटर, 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर, 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉन, और 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉन के बाद में इधर देखो बेटा 10 टू दी पावर 12 क्या होगा यहाँ पे, पिकोमीटर, क्या हो जाएगा, पिकोमीटर। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और टू नेबरिंग क्रेस्ट और टू नेबरिंग ट्रॉफ विच इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, एंड दैट वेवलेंथ इज मेजर इन मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन और पिकोमीटर। और 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर 6 माइक्रोमीटर, 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर, 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉन और 10 टू दी पावर 12 पिकोमीटर। क्या हो जाएगा, पिकोमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना बेटा, सबको समझ में आ रहा है? मैं अगर रैंडमली पूछूंगा तो आपको बताते आना चाहिए, ठीक है? तो इधर ध्यान दो, आप पीछे जाके सो मत, यहाँ इधर नीचे मत देखो, इधर देखो आप। सो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? उल्टा कर सकते हो आप उसका, अगर आपसे पूछा कि 1 सेंटीमीटर तो 10 टू दी पावर -2 मीटर। आ रहा है सबको समझ में? उल्टा भी कर सकते हो ना, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर। समझ में आया है नहीं आया? आ रहा है ना बेटा समझ में? ठीक है, क्लियर है सबको बातें? सो दैट इज दो सक्सेसिव क्रस्ट में का और ट्राफ में का जो बेटा डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलेंगे आप? वेवलेंथ बोलेंगे। एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द लेटर लैम्बडा, लैम्बडा से बताते हैं, ठीक है? इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ये जो वेव है, ये जो वेव है ये यहां से निकली है। इधर देखिए आप, ये जो वेव है बेटा ये यहां से निकली है। इधर देखिए, ये इसे कहा जाता है वन वेव। इसे क्या बोलेंगे? वन वेव। मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्राफ, एक क्रेस्ट और एक ट्राफ को क्या बोलेंगे? वन वेव। और दो क्रेस्ट और दो ट्राफ को बोलेंगे टू वेव। और थ्री क्रेस्ट और थ्री ट्राफ को क्या बोलेंगे? थ्री वेव। आ रहा है सबको समझ में कि वन वेव कहां होगी? ये देखो बेटा, यहां से ये वाली जो होगी बेटा, ये वाली, इधर देखिए आप, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं दैट इज वन वेव। क्या बोलेंगे आप? वन वेव। क्योंकि वेव के ऊपर ही डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दैट इज अ नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड या 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी वेव जा रही है? देखो यहां से बेटा वेव्स निकली, इधर देखो आप, यहां से बन गई, यहां पे वन वेव बन गई।
ये वन वेव के बाद में ये दूसरी वेव बन गई। मतलब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी वेव्स है, तो कितनी वेव्स है? 2 वेव्स है। तो बेटा ये मान लीजिए ये दोनों के दोनों वेव्स इस पॉइंट से पास होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो देखो पहले आया यहां से पहली वेव निकली, बाद में उसके पीछे दूसरी वेव निकली। हमने माना कि यूनिट टाइम में 5 वेव्स निकली, एक सेकंड में 5 वेव्स निकली, तो वो उसकी क्या हो जाएंगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से बेटा पर सेकंड में या पर मिनट में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती है उसको उस वेव्स की क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज अ वेव और द वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। नहीं समझ में आया क्या? इधर देखो बेटा, इधर देखिए आपको वन वेव तो समझ में आ गया। वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट साइकिल। दोबारा से देखो, आप इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, ये जो है एक सोर्स है, इस सोर्स से यहां से देख लीजिए आप एक वेव निकली, यहां से एक वेव निकली। क्लियर है सबको बातें? इसे कहते हैं हम वन वेव। इस वन वेव में एक क्रेस्ट है और एक क्या है बेटा? ट्रफ है। इसे क्या कहते हैं बोलो? इसे कहेंगे हम दैट इज वन वेव। क्या बोलेंगे? वन वेव। और इस वन वेव को ही कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। क्या बोलेंगे बोलो? वन कंप्लीट साइकिल। वन वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्या बोलेंगे? वन कंप्लीट साइकिल। मतलब वन कंप्लीट साइकिल में क्या होगा? एक क्रास्ट होगा और एक क्या होगा बेटा? ट्राफ होगा। क्लियर है सबको बातें? अब ऐसे ही एक साइकिल, वन साइकिल पर सेकंड में कितनी जाएगी? ऐसी ही वन साइकिल मतलब वन क्रेस्ट और वन ट्राफ पर सेकंड में कितने पास होंगे, उसी को उसकी क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब इधर बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इधर देखो बेटा, अब बात करेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। और दैट्स फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू। इसे न्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यू। दैट इज एन यू, दैट इज न्यू। क्या बोलेंगे? न्यू। सो अब देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इधर देखिए आप, फ्रीक्वेंसी होती क्या है। सो दैट इज अ फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ बोलो ना, क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू और पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बोलो ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स क्या होगी? पास होगी। लेकिन टाइम कितना बोला है? इन 1 सेकंड। बेटा एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी उसे उसका क्या कहा जाएगा? दैट इज फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, यहां से बेटा वेव्स निकली, इधर देखिए आप, ये ऐसे वेव्स निकली यहां से, ठीक है? यहां से वेव्स निकली। अब हमने माना कि एक पॉइंट ले लीजिए आप, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये वाला नजर आ रहा है आपको एक पॉइंट। हमने माना कि इस पॉइंट में से, जो मैंने बेटा यहां पे डार्क किया है आपको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट में से एक सेकंड में 10 वेव्स बाहर निकली, एक सेकंड में 10 वेव्स बाहर निकली, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी? 10। समझ में आ रही ना बात आपको? मतलब इसका क्या मतलब है कि उस पॉइंट में से 10 साइकिल बाहर निकली है। आ रहा है सबको समझ में? ये आपको समझ में आया कि वन वेव का मतलब क्या होता है? वन कंप्लीट साइकिल। वन वेव का मतलब होता है वन कंप्लीट साइकिल। अगर एक सेकंड में अगर 10 वेव बाहर निकल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात यहां पे? तो देखो यहां से बेटा कितनी नंबर ऑफ वेव्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पास हो रही है उसे बोलते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज अ म्यू। दैट इज अ न्यू कैसे निकालते हैं? न्यू विच इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बोलो बेटा? दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, दैट इज टोटल टाइम। अपॉन क्या निकालेंगे? टोटल टाइम। हमें अगर नंबर ऑफ वेव्स अगर दी जाए और टाइम दे दिया जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी। अगर आपको यह बात समझ में आ गया कि वन वेव क्या होता है? वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है एक क्रास्ट और एक ट्राफ, उसे बोलते हैं हम दैट इज वन वेव। और एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में बेटा कितनी वेव्स पास होगी? जितनी नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड में पास होगी उसी को क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या देंगे आप यहाँ पे? नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टोटल टाइम। चलो यहीं पे एग्जांपल बता देता हूं। यहीं पे देखो बेटा, यहीं पे देखो, हमने मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में से नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास हो रही थी? मान लीजिए कितनी पास हो रही थी यहां से, समझ लो मान लीजिए 20 वेव्स पास हो रही है। नंबर ऑफ वेव्स कितना है यहाँ पे? 20। नंबर ऑफ वेव्स कितना है? 20। इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेटा नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है 20। और यहाँ पे हमको टाइम भी दे दिया गया कि कितना टाइम दिया गया है? 10 सेकंड।
कितना टाइम दिया गया 10 सेकंड। तो आपको पूछा गया कि वेव की फ्रीक्वेंसी बताइए। आ रहा है सबको समझ में? देखो ऐसा तो आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होगी उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर आपको नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया और उस पर्टिकुलर पॉइंट में से बोला गया कि 20 वेव्स पास होने के लिए 10 सेकंड निकल लग रहे हैं, तो बताइए वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या होगी बोलो? नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी बेटा 20 और टाइम कितना लगा है 10 सेकंड। क्या लगा है 10 सेकंड। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा बोलो? दैट इज ये क्या हो जाएगा 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? 1 सेकंड में कितनी वेव्स बाहर निकली है? 2 वेव्स बाहर निकली है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1 सेकंड में कितनी वेव्स बाहर निकली है? 2। मतलब कितनी वेव बाहर निकली है बेटा? 2 वेव्स। और 2 वेव्स का मतलब कितनी साइकिल होगी? 2 साइकिल पर सेकंड। सबको समझ में आया ना? अरे इसका मतलब क्या होगा बोलो? 2 साइकिल पर सेकंड। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? देखो फ्रीक्वेंसी अगर आपको समझ में आ रही है बेटा, वेव पहले समझना पड़ेगा कि वेव क्या होती है। एक क्रेस्ट और एक ट्राफ बोले तो 1 वेव, और 1 बोले तो क्या होगा बेटा 1 कंप्लीट साइकिल। और 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? वॉट एवर इज द वेव्स इज नंबर ऑफ वेव्स इज गिवन डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड। क्लियर है? तो हमने बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से 20 वेव्स पास हो रही थी 10 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2। मतलब 2 वेव्स निकल रही है। 2 वेव्स निकल रही है मतलब 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड में। उसे क्या बोलेंगे? 2 साइकिल पर सेकंड। और 2 साइकिल पर सेकंड को ही आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं बेटा हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? सीपीएस और हर्ट्ज। सीपीएस का मतलब समझ में आ गया? सीपीएस का मतलब क्या होगा? साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड, या फिर उसी को क्या कहेंगे? आल्सो कॉल्ड एज हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी किस में गिनी जाएगी? हर्ट्ज में गिनी जाएगी। सबको क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी हम काउंट करेंगे बेटा हर्ट्ज में या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर सीपीएस में? सीपीएस और हर्ट्ज दोनों बराबर है। आपने देखा होगा ना जो रेडियो स्टेशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इतनी हर्ट्ज, इतनी मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज, 204 मेगाहर्ट्ज, 104 मेगाहर्ट्ज। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। सो बेटा दैट इज यूनिट्स होता है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट सुनिए, इधर देखिए आप। नेक्स्ट सुनिए बेटा, अगर किसी वेवलेंथ की, किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है। अगर वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। मतलब दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर देखो बेटा, दैट इज द वेव, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इधर देखो बेटा, दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा बेटा, वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? इधर देखो आप, इधर देखो आप, आपको एकदम से समझ में आएगा। ये मेरे पास में 2 वेव्स है। एक पहली वेव ये है बेटा, इधर देखिए ये पहली वेव्स है मेरे पास। इधर देखिए ये पहली वेव्स है। इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी ना। जो वेवलेंथ होगी बेटा इसकी क्या माना हमने? लैम्बडा माना है। अब बताइए इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, वो हमने माना है म्यू। क्या बोलेंगे? म्यू। क्लियर है बात? यहां पे दूसरी वेव्स देखिए आप, दूसरी वेव्स देख लीजिए। ये दूसरी वेव्स है, ठीक है, ये दूसरी वेव्स है। अब ये दूसरी वेवलेंथ की कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा? वेवलेंथ। हम इसे लैम्बडा 1 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? लैम्बडा 2। इसे न्यू 1 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बोलो? न्यू 2। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ वेव्स पॉइंट से 1 सेकंड में पास होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। सबको समझ में आ रहा है ना? 1 सेकंड में बेटा जितने ज्यादा वेव्स पास होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी? उतनी छोटी होगी। देखो आप, ये वेवलेंथ आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ यहाँ पे कि वेवलेंथ ज्यादा है। इधर देखो ना रे, आपको ये डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा क्या? ये देख लीजिए, ये डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। लेकिन ये डिस्टेंस देखो आप, ये कम है कि ज्यादा है? कम है। सबको समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे जो लैम्बडा है, यहां पे लैम्बडा क्या है बेटा? ज्यादा है। मतलब क्या है? मैक्स है। लैम्बडा क्या है? मैक्स है। अगर लैम्बडा मैक्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। अरे जितनी छोटी वेव्स होगी बेटा, जितनी छोटी वेव्स होगी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या रे? देखो अब यहां पे देखो आप, यहां पे देखो आप, ये वेव्स कितनी छोटी हो गई ना छोटी। तो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट में का, और कौन गिर गया नीचे? सो बेटा 2 सक्सेसिव क्रेस्ट में का और सक्सेसिव ट्रॉफ में का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर 2 सक्सेसिव क्रेस्ट में का और ट्रॉफ में का डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि बेटा जो 1 साइकिल कंप्लीट, जो 1 साइकिल बन रही है वो कम टाइम में ज्यादा बनेगी ना। कम टाइम में ज्यादा बनेगी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी।
सबको समझ में आया बेटा? अगर वेवलेंथ अगर ज्यादा है, वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। क्या हो जाएगी? मिनिमम। अगर वेवलेंथ मिनिमम है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मैक्स। सबको समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब समझ में आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सबको समझ में आया? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, मतलब बड़ी जितनी बड़ी वेव्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी होगी, कम होगी, और जितनी छोटी वेव्स होगी बेटा, वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब वेवलेंथ बढ़ी फ्रीक्वेंसी घटी, या उल्टा वैसे वर्षा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? यहां पे कैसे लिखा है उसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? किसको लिखा है बेटा? बोलो। न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अगर मैंने क्या किया बेटा, इधर देखो आप, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो इधर देखो, तो हमने क्या किया? न्यू विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। 1 बाय लैम्बडा। 1 बाय क्या हो जाएगा? लैम्बडा, या कांस्टेंट अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। कांस्टेंट अपॉन लैम्बडा। ये लैम्बडा को इधर खींचो, अरे खींचो ना इधर। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? न्यू इंटू लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अरे सबको समझ में आया है नहीं आया? न्यू लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या न्यू चेंज नहीं होगा? होगा। क्या लैम्बडा चेंज नहीं होगा? चेंज होगा। अगर न्यू चेंज होगा तो लैम्बडा चेंज हो जाएगा, लैम्बडा चेंज होगा तो न्यू चेंज हो जाएगा। तो दोनों भी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? दोनों नहीं, दोनों भी वेरिएबल है। दोनों भी क्या है? वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों भी क्या है? वेरिएबल है। अरे दोनों भी क्या है? वेरिएबल। और जब ये दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट कैसा है? कांस्टेंट है। अरे दोनों भी वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। यहां पे नजर आ रहा है ना आपको? देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? वेरिएबल है। वेवलेंथ क्या है? वेरिएबल। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उसका जो ग्राफ होता है बेटा वो होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगल हाइपरबोला। कब बोला रेक्टेंगल हाइपरबोला? जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, ये पूछा जाएगा आपसे, नहीं तो बेटा फिर प्रॉब्लम होगी आपको। अब ये बात यहां पे बोल रहा हूं मैं, ये हर जगह लागू होगी। जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, उसका क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या होगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला। लिख के दूंगे हिंदी में। रेक्टेंगल हाइपरबोला का मतलब ये होता है रे, ओए बेटा इधर देखो, रेक्टेंगल हाइपरबोला का मतलब ये होता है, क्या होता है? ये देखिए इधर देखो आप, यहां पे मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी और यहां पे ले लिया वेवलेंथ, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगल हाइपरबोला। लिख के दूंगे यहां पे? हाँ लिख के देता हूं, हिंदी में लिख के दूंगा। ठीक है, हिंदी में लिख के देता हूं। अब तो उसका बोलो ना, उसका ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। आगे सबको समझ में? ठीक है। जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट, हाँ एक मिनट, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या हो? कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ क्या होता है? रेक्टेंगल हाइपरबोला। आपके कॉपी में भी ऐसे लिखना, ठीक है? मजाक की बात नहीं है बेटा, या ऐसे ही बता नहीं रहा आपको हंसी मजाक के लिए, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? मैं कॉपी देखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए हिंदी में, ठीक है? तो बात क्लियर है सबको? हाँ चलो, हाँ चलो इधर देखो, अभी तालियां बजाने का ये नहीं था बेटा, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी। एक आधे बार मोटिवेशनल स्पीच दूंगा तो फिर आपने तब तालियां बजाना आपने, ठीक है? तो अभी बात क्लियर है सबको?
बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी वो सर आ गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सारी बातें। और तनिष बंद कर दो।